हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो कहानी सीरीज में हम आज तीसरी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, पिछली दो कहानी हमने कर ली हैं जो राजेंद्र बाला घोष जी की थी। तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो यहीं पर हम आई बटन पर आप क्लिक करिएगा तो आपको वहाँ पर दोनों कहानी मिल जाएंगी। ठीक, तो इस कहानी में हम एक टोकरी भर मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। महादेवराव सप्रे जी की रचना है। चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ क्लास को आप एंजॉय करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हम बता सकते हैं। और मेरे कहने में या बोलने में कुछ कोई भी कमी रहती है तो हमें बता सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका उसका निवारण जरूर करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो यह कहानी 1901 छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। 1901, 1900, कहीं कहीं 1900 भी लिखा है, तो इसमें आप डाउट मत करिएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे। ठीक, माधवराव सप्रे जी की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कि एक पथिक का स्वप्न है 1900, स्वास्त्रल स्वास्त्रल, ठीक 1900। कुछ विद्वान हिंदी पहली कहानी मानते, कई मतलब सामान्यतः सहमति है कि एक टोकरी भर मिट्टी को पहली कहानी माना जा सकता है। ठीक, अगर कहीं प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी पहली कहानी किसे मानते हैं तो वहाँ पर एक टोकरी भर मिट्टी ऑप्शन होगा, तो आप उसको ही सही करेंगे। ठीक, चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक, छोटी सी कहानी है, 5 मिनट की कहानी बस। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, मतलब अपना घर परिवेश। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू यानी कि नातिन भी एक 5 वर्ष की कन्या, कितने वर्ष की, 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। इसकी पतोहू भी ठीक, पतोहू भी 5 वर्ष मतलब बहू। ठीक, अब यही उसकी कन्फ्यूजन है इसमें, तो जो भी पतोहू मतलब है। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूटे फूटे रोने लगती थी। और उसने जब अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब स्वयं मृत प्राय हो गई थी, मतलब दुख के मारे मतलब मृत समान हो गई थी। वही झोपड़ी में उसका मन लग गया था। जायज है, आप किसी एक जगह पर रहते रहेंगे तो आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। खासतौर से वृद्ध लोग काफ़ी उस जगह से लगाव रख लेते हैं। जाए यार, आप उस एक ही जगह रह रहे हैं तो लगाव हो ही जाता है कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब भी अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बागी खल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म करके उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा से बाहर निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते अपने नौकरों से कहा कि उसे वहां से हटा दे, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई, मैं उसको लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब ने सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत को समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा कि रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी भर ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ उठाकर बाहर ले गई, हाथ से उठाकर बाहर ले गई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना कर ली कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं इसे अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ के कहने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई कि किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़ी। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि वह यह काम उनकी शक्ति से बाहर है, मतलब वजनदार है। फिर तो उन्होंने अपनी सप्ताह लगा टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे।
पर विधवा के ऊपर तो वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चात कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। हालांकि आप समझ सकते हैं कि 1901 के आसपास की रचना है, तो आदर्शवादी रचना है। इसी की वजह से कई विद्वान मानते हैं कि आदर्शवादी रचना है, इसको मतलब कहानी की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन शुरुआती दौर शुरुआती होती है, मतलब पहली शुरुआत होती है, कोई भी हो कैसी भी हो। आप वर्तमान से उसकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करना एक बड़ी महानता हो जाती है। तो कई विद्वान सामान्यतः इसको माना जाता है कि हिंदी की पहली कहानी है, तो कहीं भी ऑप्शन में आए तब इसको ही टिक करिएगा। ठीक है, और आपको अगर कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी से जुड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।